Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 17.1 द फर्स्ट फेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रथम चरण। द फर्स्ट फेज इज जनरली डेटेड फ्रॉम 1757 when the British East India Company acquired the rights to collect revenue from its territories in the eastern and southern parts of the subcontinent, to 1813 when the company's monopoly over trade with India came to an end. प्रथम चरण सामान्यतः 1757 से प्रारंभ हुआ जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उपमहाद्वीप के पूर्वी तथा दक्षिणी हिस्सों में राजस्व एकत्र करने के अधिकार प्राप्त कर लिया। यह सिलसिला 1813 तक चला जब भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। The British had come to India in the 17th century purely as a trading company, backed by an exclusive royal charter to trade with India from their Queen Elizabeth I. ब्रिटिश भारत में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा समर्थित विशिष्ट शाही अधिकार पत्र के साथ एक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी के हैसियत से 17वीं शताब्दी में भारत में व्यापार करने आए थे। They set up their first factory on the banks of the Hooghly River in Bengal. उन्होंने अपना पहला कारखाना बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया। The company had managed to acquire permits or a dastak from the Mughal emperor that exempted it from having to pay duties on its trade. कंपनी मुगल बादशाह से यह अनुमति या दस्तक पाने में सफल रही कि उसे अपने व्यापार पर करों में छूट प्राप्त होगी। This led to a great deal of corruption among the employees of the company, as the fireman was widely misused by them for their private trade. इससे कंपनी के कर्मचारियों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला क्योंकि उन्होंने व्यापक स्तर पर इस फरमान का गलत उपयोग अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए किया। It also meant heavy losses in revenue for the Bengal governors, later Nawabs, in way of custom duties. This became a contentious issue and one of the chief factors which led to the Battle of Plassey, fought in 1757. अब देखिए, इसका अर्थ यह भी था कि इससे बंगाल के सूबेदारों, जो बाद में नवाब कहलाएं, उनको सीमा शुल्क के रूप में राजस्व में भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह एक ज्वलंत विवादास्पद मुद्दा था जो 1757 में हुए प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण में से एक बन गया। The primary function of the British East India Company in this period was to buy spices, cotton, and silk from India and sell them at huge profits to the large market these goods enjoyed in Britain. इस काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य कार्य भारत से मसाले, कपास तथा रेशम खरीदकर उन्हें ब्रिटेन के ऐसे बड़े बाजार में भारी फायदे में बेचना होता था जिनकी वहां भारी मांग थी। This meant that large quantities of bullion would flow out of Britain into India to pay for these commodities. इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रिटेन से भारी मात्रा में सोना चांदी इन वस्तुओं के भुगतान के लिए भारत आ जाता था। Despite efforts, it seemed difficult to find British goods that could be sold in India in exchange to stem this outflow of bullion. भरसक प्रयत्नों के बाद भी ब्रिटेन की वस्तुओं की खपत भारत में नहीं हो पाती थी जिससे यह बहिर्प्रवाह की पूर्ति हो सके। Besides,
the expenditure on buying commodities, the company also spent very large amounts on the wars that it had to fight with other European powers, all in search of the same goods to trade in. वस्तुओं की खरीद फिरौत के अतिरिक्त कंपनी को एक बड़ी राशि यूरोप की अन्य शक्तियों के साथ होने वाले युद्धों पर भी खर्च करनी पड़ती थी, जो अधिकतर व्यापार के लिए एक जैसी ही वस्तुओं की खोज के लिए होते थे. These included the Portuguese, the Dutch and the French. इनमें शामिल थे पुर्तगाली, डच तथा फ्रांसीसी. Thus, the acquisition of Diwani, right to collect revenue in Bengal, after the Battle of Buxar, which followed the Battle of Plassey, opened the way for the company to raise money for its expenditure in India. बक्सर की लड़ाई और उसके बाद पलासी के लड़ाई के तुरंत बाद बंगाल में दीवानी अर्थात राजस्व एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त होने से कंपनी के लिए भारत में होने वाले खर्च के लिए पर्याप्त धन प्राप्त होने लगा. लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, भू राजस्व नीतियां. आफ्टर द दीवानी of Bengal, Bihar and Orissa was granted to the East India Company in 1765, the maximization of revenue from the colony became the primary objective of the British administration. 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा से दीवानी की प्राप्ति के बाद ब्रिटिश प्रशासन का मुख्य कार्य उपनिवेश से राजस्व की अधिक से अधिक वसूली करना रह गया. Agricultural taxation was the main source of income for the company, which had to pay dividends to its investors in Britain. कृषि लगान कंपनी की आय का मुख्य स्रोत हो गया था, जिससे वह ब्रिटेन में अपने निवेशकों को लाभांश का भुगतान करती थी. Therefore, the British administration tried out various land revenue experiments to this aim. अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने भू राजस्व की प्राप्ति के कई तरीके अपनाए. These experiments also partly determined the relationship that the colonial state would share with the people it governed. इनसे कुछ हद तक उन रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ा जो उपनिवेश तथा शासक के बीच होते थे. In 1772, the governor of Bengal, Warren Hastings, introduced a system of revenue farming in the province of Bengal. सन 1772 में बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल क्षेत्र में राजस्व खेती की व्यवस्था प्रारंभ की. In this system, European district collectors would farm out the right to collect revenues to the highest bidder. This system was a total failure and ruined the cultivators because of the arbitrarily high revenue demands. इस व्यवस्था के तहत यूरोपीय जिला कलेक्टर अधिक बोली लगाने वाले को राजस्व एकत्र करने का अधिकार दे देते थे. यह प्रणाली पूरी तरह से असफल रही तथा इसने निरंकुश राजस्व मांगों की वजह से किसानों को बर्बाद कर दिया. To undo this disaster, Cornwallis introduced the system of permanent settlement in 1793. इस भयंकर गलती को सुधारने के लिए सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की. Under this system, zamindars, who earlier only had the right to collect revenue, were established as the proprietors or owners of land. इस व्यवस्था के तहत जमींदार, जिन्हें पहले राजस्व एकत्र करना का ही अधिकार था, अब वे भूमि के स्वामी भी हो गए. The state's demand for land revenue was permanently fixed, but if the zamindars were unable to pay the full tax on time,
their lands would be taken away and auctioned by the state. अब देखिए, कंपनी की राजस्व मांग पूर्णतः निर्धारित थी, किंतु यदि जमींदार पूरे करों को चुकाने में असफल रहता था तो उसकी भूमि से उसे बेदखल कर दिया जाता था और राज्य द्वारा भूमि नीलाम कर दी जाती थी. Through this system, the state tried to create an enterprising class of landowners who would try to improve crop production in their fields to earn profit. Besides, it would be simpler for the state to deal with a limited number of zamindars than with every peasant, and a powerful section of society would become loyal to the British administration. अब देखिए, इस व्यवस्था के जरिए राज्य ने जमींदारों का एक व्यापारी वर्ग तैयार कराया जो लाभ कमाने के लिए अपनी भूमि पर अधिक से अधिक अन्न उगा सके. इसके अतिरिक्त कंपनी के लिए भी प्रत्येक किसान की जगह कुछ जमींदारों से बातचीत करने में सुविधा हुई तथा समाज का एक शक्तिशाली वर्ग ब्रिटिश प्रशासन का वफादार बन गया. But this system led to greater impoverishment of the tenant cultivator because of the burden of high revenue assessment. किंतु इस व्यवस्था की वजह से बढ़ते राजस्व के बोझ ने किसानों को गरीबी के दलदल में घसीट दिया. It also caused great difficulty for zamindars, many of whom were unable to pay the revenue on time and lost their lands. कई जमींदारों को भी यह शर्त मानने में समस्या हुई जो समय पर धन का भुगतान न कर सके तथा भूमि से हाथ धो बैठे. A large number of traditional zamindar houses collapsed. The system also encouraged sub-infeudation, that is, many layers of intermediaries between the zamindar and cultivators, adding to the woes of the peasantry. इस व्यवस्था ने उपसमांतवाद को भी बढ़ावा दिया, अर्थात जमींदार तथा किसान के बीच कई दलाल पैदा हो गए थे जिन्होंने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी. आगे देखिए. To keep out intermediaries from revenue collection so that the state could acquire a larger share of the income from land, the Rayotwari system was started by Alexander Reid in 1792 for the Madras presidency. दलालों को राजस्व संग्रह से बाहर रखने के लिए ताकि राज्य भूमि से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा ले सके, सन 1792 में अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास क्षेत्र के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की. Later, it was introduced in the Bombay Presidency as well. बाद में इसे बंबई में भी लागू किया गया. Under this system, revenue was initially collected from each village separately, but later each cultivator or rayot was assessed individually. इस व्यवस्था के तहत आरंभ में हर गांव से पृथक रूप से राजस्व इकट्ठा किया जाता था, किंतु बाद में प्रत्येक किसान का मूल्यांकन अलग से होता था. Thus, peasants, not zamindars, were established as property owners. इस प्रकार जमींदार के बदले किसान भूमि के मालिक हो गए. Although this system increased the revenue collected by the state, the assessments were faulty and the peasants overburdened by the tax. The landed intermediaries continued to flourish. हालांकि इस व्यवस्था ने राजस्व संग्रह में वृद्धि की, किंतु मूल्यांकन सही तरीके से नहीं होता था, उसमें गलतियां होती थी तथा किसान करों के भारी बोझ से दब गए. भूमि के दलाल हालांकि फलते फूलते रहे. In the north and northwest of India, the Mahalwari settlement was followed after 1822
were the state-made settlements with either the village community or, in some cases, the traditional talukdar. Each such fiscal unit was called a mahal. Under this system, some recognition was given to collective proprietary rights. भारत के उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम में 1822 ईस्वी के उपरांत महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, जिसमें ग्राम समाज तथा अधिकतर मामलों में ताल्लुकदारों से समझौते किए गए। ऐसी हर वित्तीय इकाई महल कहलाती थी। इस व्यवस्था के तहत कुछ महत्ता सामूहिक संपत्ति अधिकार को भी प्राप्त हुई। आगे देखिए। As a result of the revenue policies of the British, the agriculture stagnated and peasants almost became tenants at will. They also increased the number of landed intermediaries and strongly entrenched the figure of the money lender in the countrysides. Landlords and zamindars became an important class and collaborators of British colonial rule. अंग्रेजों की राजस्व नीतियों के परिणाम स्वरूप कृषि विकास की गति अवरुद्ध हो गई तथा किसान अपनी ही भूमि पर किराएदार बन गए। आगे देखिए। इसकी वजह से भूमि के दलालों की संख्या में वृद्धि हुई तथा ग्रामीण इलाकों में सूदखोरों की संख्या को भी पनपने का मौका मिला। भूमालिक तथा जमींदार ब्रिटिश उपनिवेशवाद के मुख्य वर्ग तथा सहयोगी बन गए। The acquisition of Diwani rights meant that the company could now tap the wealth of local rulers, zamindars, and merchants in the rich province of Bengal and use them to buy the goods that would be shipped to Britain for sale. दीवानी अधिकार की प्राप्ति का अर्थ था कि अब बंगाल के समृद्ध क्षेत्र में कंपनी स्थानीय शासकों, जमींदारों तथा व्यापारियों की दौलत को नियंत्रित कर सकती थी तथा उन्हें ब्रिटेन में बिकने के लिए भेजे जा रहे माल को खरीदने के लिए उनका उपयोग कर सकती थी। Large quantities of wealth, including illegal incomes of company officials, made its way to Britain from Bengal. बड़ी मात्रा में पैसे ने, जिसमें कंपनी अधिकारियों की अवैध संपत्ति भी शामिल थी, बंगाल से ब्रिटेन की राह पकड़ ली। Company officials amassed huge fortunes before they returned home, and they were referred to as nabobs in Britain on account of their flashy lifestyles. घर लौटने से पहले कंपनी अधिकारियों ने बहुत माल कमाया तथा अपनी विलासी जीवन शैली की वजह से उन्हें ब्रिटेन में नाबोब कहा जाता था। A lot of this money was used to fuel the Industrial Revolution in Britain. The greed for incomes from land revenues also led the company to pursue an aggressive policy of territorial expansion in India. इस पैसे का बड़ा भाग कंपनी को ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति में जान डालने के काम आया। भूमि राजस्व से अधिक लाभ प्राप्त करने के लालच ने भारत के क्षेत्रीय विस्तार में अधिक उग्र तथा आक्रामक नीतियां अपनाने को बाध्य किया।